भौतिक भूगोल में हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, भौतिक भूगोल में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। हमने बताया था हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक ना। फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है लिथोस्फीयर, जो दूसरा है वो है क्लाइमेटोलॉजी, और जो तीसरा पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका, ओशियनोग्राफी का, ठीक है। तो अब तक के क्लासेस में हम लोग लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। स्थल मंडल क्या हो गया है, स्थल मंडल कंप्लीट हो गया, लिथोस्फीयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से इसको समझते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी पर जो धरातल है, इसके धरातल का हम लोगों ने क्या किया अब तक, भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में इसके धरातल का अध्ययन किया, और इसके धरातल में उस पार्ट का हम लोगों ने अध्ययन किया है जो कि क्या है, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल में आता है, जो क्या है, स्थल है, ठीक। अब पृथ्वी को बाहरी वायुमंडल चारों तरफ से क्या हुआ है, घेरे हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से बाहर क्या है, घेरे हुए है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बाहर के पृथ्वी के वातावरण को पढ़ेंगे, क्लियर। और यह किस प्रकार से, यह वायुमंडल किस प्रकार से पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करता है, ये चीज़ें भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, मतलब कि जलवायु, ठीक, जलवायु, और इसमें क्या आएगा, वायुमंडल, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, जलवायु और वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। इसका प्रभाव स्थल मंडल पर किस प्रकार से पड़ता है, इसका भी अध्ययन करेंगे, क्लियर। उसके साथ ही साथ फिर जब ये क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी इसमें, तो इसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी, मतलब कि जल व समुद्र, ठीक ना। सागर और महासागर की बातें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, और सागरों और महासागरों पर भी जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में मुख्य रूप से जो पढ़ना है, हमें यही 3 पार्ट पढ़ना है, जिसका कि पार्ट 1 हमने क्या कर लिया है, लिथोस्फीयर कंप्लीट कर लिया है, ठीक ना। यूट्यूब के चैनल पे जब जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में वहाँ भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट क्या है, बना हुआ है, ठीक है। वहाँ लिथोस्फीयर में जितना हम लोग पढ़े हैं सभी चैप्टर और सभी पार्ट वहाँ क्या होंगे, सभी वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगे, ठीक। तो उसको देखते हुए रहना है और उसका अध्ययन करते रहना है, ठीक ना। जो क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक है, ये भी उसी में जाएगा, ठीक। और जो ओशियनोग्राफी है ये भी फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे हम लोग, इसको जाएगा, ठीक ना। तो ये बात रही, ठीक। हमने बताया था क्या, ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेस, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में फिर अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मौसम और जलवायु, बहुत छोटे क्लासेस से ही हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। छोटे क्लासेस से ही हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। तो एक बार समझ लेते हैं कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए, मौसम, जो मौसम होता है ना, मौसम क्या है, किसी क्षेत्र की कम समय की वायुमंडलीय दशा है, ठीक। किसी क्षेत्र में, पार्टिकुलर प्लेस पर किसी कम समय में, ठीक है, वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक ना। मौसम के बारे में
कुछ विद्वानों की परिभाषाएं भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि जीटी त्रिवार्था, ठीक ना। जीटी त्रिवार्था ने क्या कहा, तो इनकी एक परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। जीटी त्रिवार्था के अनुसार, ठीक, यह परिभाषा नेट और पीजीटी के एग्जाम में, नेट में तो संभवतः नहीं आता है, ठीक है, वस्तुतः, लेकिन पीजीटी में परिभाषाएं क्या होती हैं, पूछ ली जाती है, ठीक है। तो लिखिए जीटी त्रिवार्था के अनुसार किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के, ठीक है, अल्पकालीन, किसी स्थान की अल्पकालीन मतलब कम समय की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, इस वायुमंडलीय दशाओं में, ठीक, जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, इन वायुमंडलीय दशाओं में आर्द्रता, ताप, ठीक है, आर्द्रता, ताप, वायुदाब आदि बातें आती हैं। वायुमंडलीय दशाओं का अर्थ यह है कि आर्द्रता कैसी है, वहाँ का ताप कैसा है, वहाँ का जो है वायुदाब कैसा है, ये सारी चीज़ें, ये बातें उसमें क्या करेंगी, आएंगी। ठीक। एक और विद्वान की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, लिखिए, डी लोंग एवं कोपे के अनुसार, ठीक है, एवं कोपे के अनुसार, डी लोंग एवं कोपे के अनुसार लिखिए, किसी स्थान एवं समय की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक। किसी स्थान एवं समय की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मतलब कोबे ने कहा कि देखिए, समय के साथ किसी स्थान की अगर हम वायुमंडलीय दशा को बता रहे हैं तो वह क्या होगा, मौसम होगा। ठीक। तो सीधे शब्दों में कम समय में किसी स्थान की जो वायुमंडलीय दशा हम लोग बता रहे हैं उसे क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। ठीक ना, क्या, मौसम, वेदर। ठीक, वो होता है क्या, वेदर। ठीक ना, बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे जलवायु, क्लाइमेट। ठीक ना, क्लाइमेट। देखिए, यह एक स्थान था और कम समय की, मान लीजिए कि 24 घंटे की वायुमंडलीय दशाओं को हमने क्या किया, बताया। 24 घंटे की वायुमंडलीय दशाओं की इस स्थान की हम लोगों ने क्या किया, बताया कि आज क्या हुआ। तो यह क्या बताया हमने, मौसम के बारे में बताया। ठीक ना। और जो जलवायु होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, द कंडीशन ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस। बात समझ में आ रही है। मतलब लंबे समय की जो वायुमंडलीय दशाएं होंगी किसी स्थान की, वह क्या बोली जाएगी, जलवायु बोली जाएगी। ठीक। जैसे अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर धूप हो, ठीक ना, तो गर्मी होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मौसम गर्म है। पता चला कि शाम हो गई और ठंडी हवा चलने लगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मौसम ठंडा है, ऐसा बोलेंगे ना। तो हम लोग बोलेंगे कि मौसम क्या है, ठंडा है, ऐसा बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक। लेकिन अगर इस तरीके से लंबे समय तक चले,
ठीक ना, मतलब ऐसा ही लंबा समय अगर हो जाए, यह लंबा समय लगभग 30 वर्ष का माना जाता है कि अगर किसी स्थान की एक प्रकार का मौसम 30 साल तक वैसा ही रहे तो फिर हम यह कह सकते हैं कि उस जगह की जलवायु ही उस तरीके की है। ठीक है, जैसे भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो भारत में क्या होता है कि हर साल मानसून आता है, 3 ऋतुएं आती हैं, उसको डिवाइड करके हम 4-5 ऋतुएं भी हम कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ठंडी, गर्मी और बरसात। तो अभी जो चल रहा है बारिश का मौसम है, कितने समय तक चलेगा, 3 महीने 4 महीने मानते हैं। तो यह क्या हुआ, मौसम हुआ, क्योंकि इसके बाद फिर ये क्या होगा, चेंज होगा, फिर ठंडी आएगी, 3-4 महीने ठंडी चलेगी, फिर चेंज होगा, फिर 3-4 महीने क्या चलेगी, गर्मी चलेगी। तो हम यह देख रहे हैं कि भारत में हर साल यही कंडीशन चल रही है। तो लगभग 30 सालों में ये कंडीशन अगर बनी रह जाती है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है। क्योंकि भारत में तो यह कन्फर्म है कि बारिश का मौसम है, इसके बाद ठंडी आएगी। ठीक, अगर हम बात करेंगे ठंडे प्रदेशों की, जैसे यूरोपीय देशों की बात करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे, इंग्लैंड की, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ती है, वहाँ गर्मी पड़ती ही नहीं, वहाँ गर्मी नहीं पड़ती। तो वहाँ क्या है, वो शीत प्रदेश है, वहाँ की जलवायु क्या है, शीत है, ठंडी जलवायु है। ठीक ना, तो ये होता है। ठीक है, तो लिखिए, इसमें भी हम त्रिवार्था की ही परिभाषा देखेंगे जलवायु के बारे में। लिखिए, त्रिवार्था के अनुसार जलवायु प्रतिदिन की ऋतु अवस्थाओं का सामान्यीकरण है अथवा सम्मिश्रण है। तो त्रिवार्था ने क्या कहा कि जो जलवायु है, ठीक ना, प्रतिदिन जो ऋतु हम देख रहे हैं, जो जिस प्रकार का हम मौसम देख रहे हैं, उसका क्या है, अगर हम सम्मिश्रण कर दें, सबको मिला दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। मतलब जो मौसम है, डेली का मौसम अगर हम मिला दें तो उसे क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। ठीक, जलवायु के बारे में डी लोंग एवं कोपे ने क्या कहा, लिखिए, डी लोंग एवं कोपे के अनुसार, कोपे डी लोंग एवं कोपे के अनुसार जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं का संपूर्ण योग है। डी लोंग एवं कोपे ने क्या कहा कि जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं का संपूर्ण योग है। कुछ बातें और समझ लीजिए। जलवायु को ऑब्जर्व करने के लिए, जलवायु को ऑब्जर्व करने के लिए 1950 में, ठीक है, जेनेवा में इसका क्या होगा, मौसम वेधशाला स्थापित की गई। ठीक है, 1950 में जेनेवा में क्या हुआ, मौसम वेधशाला स्थापित की गई जलवायु पर, मतलब मौसम या जलवायु पर क्या करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए। ठीक, हाँ, जेनेवा जगह है। ठीक ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम 1864 में जो मौसम वेधशाला, जो जलवायु का परीक्षण करने के लिए स्थापित की गई थी, वह स्थापित की गई थी कहाँ पे, शिमला में। ठीक, भारत में यह मौसम वेधशाला शिमला में स्थापित की गई थी। ठीक ना, 1864 में। लेकिन यह बाद में क्या हुई, ट्रांसफ़र कर दी गई। मौसम वेधशाला बाद में क्या हुआ, ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, शिमला से पुणे ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में ही है। क्लियर। देखिए, भारत में अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में मौसम और जलवायु पर नियंत्रण रखने या उसके बारे में जानकारी देने के लिए वेधशालाएं हैं, और वेधशालाओं का भारत में एक क्या है, नियंत्रक है। ठीक ना, एक नियंत्रक होता है और उस नियंत्रक के अंडर में 4 अन्य उप महानिदेशक हैं। एक महानिदेशक हैं और 4 अन्य क्या हैं, उप महानिदेशक हैं। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 5
अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कुल 5 क्या हैं, मौसम वेधशालाएं हैं। हाँ बता रहे हैं, भारत में कुल 5 मौसम वेधशालाएं हैं, ठीक ना। और यह कहाँ कहाँ हैं, दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक, दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में तथा एक पुणे में मेन है। क्लियर। तो भारत में इस तरीके से क्या है, कुल 5 मौसम वेधशालाएं हैं, ठीक ना। भारत की आप जब कंडीशन देखेंगे तो थोड़ा सा हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का, ठीक ना, उसको समझने के लिए। देखिए ठीक, यह एक मैप बना लिया हमने छोटा सा भारत का। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ दिल्ली है, ठीक है, यहाँ क्या है, कोलकाता है, ठीक, यहाँ क्या है, मुंबई है, ठीक, यहाँ क्या है, पुणे है, और यहाँ क्या है, चेन्नई है। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमने देखा लगभग पूरे देश में, देश के चारों कोनों में क्या हैं, ये वेधशालाएं हैं। देखिए यहाँ पर इस एरिया में दिल्ली, इस एरिया में कोलकाता, इस एरिया में मुंबई और इस एरिया में चेन्नई। तो पूरे भारत में मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में जानकारी देने के लिए 5 वेधशालाएं स्थापित की गई हैं, ठीक। इसमें आगे भी हम लोग देख लेते हैं, जो पहली और दूसरी वेधशाला है, 5 प्रकार की कुल वेधशालाएं हैं। जो पहली और दूसरी प्रकार की वेधशालाएं हैं, ये वेधशालाएं क्या करती हैं कि हर दिन, ठीक ना, 2 बार मौसम के बारे में रिपोर्ट भेजती हैं केंद्रीय वेधशाला को पुणे में, ठीक ना। हर दिन क्या करती हैं, पहली और दूसरी प्रकार की वेधशालाएं क्या करती हैं, रोज 2 बार भेजती हैं, ठीक है, रोज 2 बार भेजेंगी। हाँ ठीक है, क्लियर। जो तीसरे प्रकार की वेधशाला है, तीसरी प्रकार की वेधशाला क्या करती है, तीसरी और चौथी, ये क्या करती हैं, प्रतिदिन भेजती हैं। तीसरी प्रकार की नहीं, इसमें तीसरी जो प्रकार की वेधशाला है ये प्रतिदिन भेजती है, ठीक है। ये भी क्या करती है, प्रतिदिन 1 बार भेजेगी। क्या करेगी, प्रतिदिन 1 बार अपनी रिपोर्ट भेजेगी, ठीक। जो चौथे प्रकार की वेधशाला है, चौथे प्रकार की वेधशाला क्या करती है कि 2-3 दिनों के, 4 दिनों के अंतराल पे अपनी रिपोर्ट भेजती है केंद्रीय वेधशाला को। बात समझ में आ रही है, क्लियर। और जो 5वीं प्रकार की जो वेधशाला है, ये क्या करती है, तापमान और वर्षा के आंकड़ों को जुटाती है कि कितने बारिश हुई और कितना तापमान रहा। हाँ, 5वीं प्रकार की वेधशाला क्या करती है कि इस प्रकार तापमान और बारिश के डाटा को क्या करती है, बताती है, ठीक, कितनी बारिश हुई और किसी स्थान का कितना टेम्परेचर रहा, ठीक है। क्या चीज़, ये डेली भी बता सकती है। पता चला कि अभी बहुत तेज़ बारिश हो गई या बारिश होने वाली है, तो इसके बारे में कौन बताएगा, यही बताएगी, ठीक ना। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट, जलवायु में क्या क्या तत्व होंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, जलवायु के तत्व, एलिमेंट्स। ठीक ना। तो जलवायु के तत्वों को हम देखेंगे, पहले नंबर पर क्या है, तापमान, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या है, आर्द्रता, ठीक है, टेम्परेचर। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी।
अच्छा, यह सब समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम आगे की चीज़ें क्या करेंगे, समझ पाएंगे। जब इसको समझ लेंगे तो हम लोग आगे की चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक ना। तीसरा क्या है, वायु दाब। वायु दाब, ठीक, एयर प्रेशर। क्लाइमेटोलॉजी इतना कठिन भी नहीं है, एक बार अगर ध्यान से समझ लिए, ठीक है, तो पूरा क्लाइमेटोलॉजी आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक ना। और चौथा क्या है, वर्षा, ठीक, रेनफॉल। यह मुख्य रूप से 4 तत्व हैं जो जलवायु में गिने जाते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझ लेंगे। तापमान, हमें ये बताइए कि कहीं का तापमान अगर बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध का प्रदेश बोलते हैं, बोलते हैं ना। तापमान क्या हो, अधिक हो, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हम बोलेंगे कि वहाँ की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या, कि वह प्रदेश जहाँ का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक। और तापमान अगर क्या हो, कम हो, तापमान अगर क्या हो, कम हो, तो हम उसको शीत कटिबंध का जलवायु प्रदेश बोलते हैं। शीत प्रदेश या शीत कटिबंधीय प्रदेश बोलते हैं। क्या नहीं बता रहे हैं भाई, केवल अगर हम तापमान की बात करेंगे, ताप की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सब एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सभी एक दूसरे से क्या हैं, अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं हैं, ठीक ना। अब कैसे, देखिए, तापमान अगर कहीं पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर रेगिस्तान होगा, और कम होगा तो भी रेगिस्तान होगा। लेकिन जो कम होने पर जो रेगिस्तान होगा वो क्या होगा, बर्फ़ का रेगिस्तान होगा, मरुस्थल होगा, ठीक है। जैसे लद्दाख, लेह, क्या है, ये सब मरुस्थल हैं, बर्फीले मरुस्थल हैं। और वहीं सहारा, ठीक है, कालाहारी, थार का रेगिस्तान, क्या हैं, ये अधिक टेम्परेचर वाले हैं, उष्णकटिबंध में आते हैं, ठीक ना। अब देखिए, आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कहते किसको हैं। तो जलवायु में उपस्थित नमी की मात्रा क्या बोली जाती है, आर्द्रता बोली जाती है। क्या, जलवायु में उपस्थित नमी की मात्रा आर्द्रता बोली जाती है, ठीक ना। आर्द्रता धारण करने की क्षमता उस जलवायु में सबसे ज़्यादा होती है जहाँ का तापमान क्या हो, कम हो। बात समझ आ रही ना। आर्द्रता पर जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे पूरी तरीके से, तो उस पर और ज़्यादा हम लोग अभी आगे के चैप्टर्स में डिटेल में जाएंगे, ठीक ना। तो आर्द्रता का मतलब क्या होता है, जलवायु में उपस्थित नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एयर प्रेशर, वायु दाब, ठीक। वायु दाब का मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी किसी स्थान पर वायु का दबाव कितना है। भाई वायु में भी भार होता है ना, तो किसी स्थान पर वायु का दबाव कितना है, वही वायु का दबाव क्या बोला जाता है, वायु दाब बोला जाता है, एयर प्रेशर बोला जाता है, ठीक। यही क्या बोला जाता है, एयर प्रेशर बोला जाता है, वायु दाब बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए आगे। अच्छा, वायु दाब समुद्र तल पर कितना लिया गया है, याद रखिएगा 1013.2 मिलीबार। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में यह पूछता है कि वायु दाब जो है कि सामान्य वायु दाब कितना होता है, तो 1013.2 मिलीबार होता है, ठीक ना। उसके बाद वर्षा हम लोग देखेंगे, ठीक। वर्षा देखिए,
रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर आर्द्रता भी क्या होगी, आर्द्रता अधिक होगी। सही बात है ना, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगी, आर्द्रता होगी, और आर्द्रता के बिना बारिश भी नहीं होगी, आर्द्रता के बिना बारिश भी नहीं होगी, और जहाँ पर आर्द्रता होगी वहाँ पर बारिश क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर। तो जो वर्षा है, रेनफॉल है, ठीक है, ये भी क्या है, जलवायु का तत्व है। तो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए हम लोग ये मुख्य रूप से 4 बातें प्रयोग में लाते हैं: तापमान, आर्द्रता, वायुदाब और वर्षा। ठीक। तो ये तो हो गए जलवायु के तत्व। अब जलवायु के तत्वों के अलावा वह ऐसे कारक हैं जो जलवायु को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो जलवायु को, इसके जो कारक हैं, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक क्या कारण हैं और किन कारकों से जलवायु निर्धारित होती है। तत्व और कारक में अंतर समझना बहुत जरूरी है। तत्व का मतलब क्या है, तत्व का मतलब क्या, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर क्या समाहित किए हुए है, यह उसका क्या हो गया, तत्व हो गया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत आदर्शवादी है, बहुत दयालु है, बात समझ में आ रही है, बहुत ही विनम्र है, बहुत मीठा बोलता है, बात समझ में आ रही है। तो ये उस व्यक्ति के क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, तत्व हो गए कि व्यक्ति फलाने ऐसे हैं। ठीक। लेकिन वो वैसे हैं, आखिर इसका कारण क्या है, तो उसको निर्धारित करने वाले क्या हैं, कुछ कारक होंगे ना, जिन कारकों की वजह से वो व्यक्ति ऐसा बना होगा, विनम्र बना होगा। बात समझ में आ रही है। तो उन कारकों में क्या है, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, शिक्षा, भाई इन्हीं सब की वजह से ना कोई बनता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। एक छोटी सी चीज़ बताते हैं, ठीक है, कि निर्धारित कैसे होता है, जैसे समझेंगे ना कि भाई ये सारी चीज़ें किस प्रकार से क्या करेंगी, निर्धारित करेंगी। तो बड़े बड़े शहरों में जो बाई वगैरह काम करने जाती हैं, बड़े शहरों में जो बाई वगैरह क्या करती हैं, जो बाई काम करने जाती है वह अपने बच्चे को तो घर पे छोड़ के जाती है। जो काम करने वाली होती हैं, दूसरों घरों में जाके काम करती हैं, अपने बच्चों को क्या करती हैं, घर में छोड़ के जाती हैं, और जा करके अपना मतलब पैसा कमाने के लिए तभी तो लाके तो कुछ खिलाएगी उसको, और वहाँ जाके करती क्या है, उनके बच्चों की देखभाल करती है। और वो लोग क्या करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं। भाई अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चे की देखभाल कर रही है, और वो क्या कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और ये पैसा इसलिए कमा रही है कि इसके बच्चे खा सकें, और वो पैसा इसलिए कमा रही है कि मैं बाई रख सकूं, और बाई के माध्यम से हमारा बच्चा अच्छी तरीके से मतलब पले बढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो एक बच्चे को 2 माताएं मिल रही हैं, उसकी अपनी खुद की माता और दूसरी वाली भी, जो उसको पाल पोस के बड़ा करने में सहायक है और उसको शिक्षा देने में क्या हो रही है, सहायक हो रही है। और फिर क्या होता है कि उसको हम इतना कम वेजेस देते हैं, इतना कम पैसे देते हैं कि वह ला करके अपने बच्चे को क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ खाना खिला सकती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, वो बच्चा क्या होता है, वही बच्चा जब बड़ा होगा, 10-12 साल का, 15 साल का हो जाएगा, तो क्या करेगा, अपराध वाली श्रेणी प्रवृत्ति का होगा ना, बस खा रहा है, इसके अलावा और कुछ जानता ही नहीं है वो। ना तो उसको अच्छा समाज मिला, उसकी माँ उसको घर पे छोड़ के चली जाती थी, दिन भर न स्कूल गया ना कुछ किया, कुछ तो सीखा नहीं उसने क्या किया, कुछ नहीं सीखा, कुछ सीखा उसने नहीं सीखा, तो वह क्या करेगा, अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। अच्छा समाज, उसको अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, माँ भी छोड़ के चलेगी, सिखाने वाला कोई नहीं है, वैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो अपराध करेगा। अपराध करके क्या करेगा, जेल जाएगा। और अपराध कहाँ करेगा, अमीरों के घर में करेगा। अमीर लोग क्या करेंगे, गरीब होते ही ऐसे हैं, जिसकी वजह से वो अमीर बने, उसी को वो कहेंगे कि गरीब क्या है, होते ही ऐसे हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग ही हैं ये।
बात समझा रही है ना। तो कार्ल मार्क्स ने, हमने एक दिन आपको बताया था, कार्ल मार्क्स ने यही कहा क्या कि जो अमीर हैं, अमीर ही गरीबी का क्या होते हैं, कारण होते हैं। निर्धनता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उसके कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति हैं, अमीर लोग हैं। तो सिद्ध हो रहा है ना कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ें कही थी। ठीक, अभी हुआ क्या कि मैंने इस पर अभी एक वीडियो भी डाली थी कार्ल मार्क्स वाली, ठीक है। तो किसी ने उस पर कुछ कहा ऐसे, ठीक है, कि शायद किसी का कमेंट आया था कि अंबानी बहुत अमीर है, लेकिन 7 लाख लोगों का वो क्या कर रहा है, नौकरी दिया है 7 लाख लोगों को। तो 7 लाख गरीब लोगों को एक अमीर ने क्या किया है, नौकरी दिया है। तो 7 लाख लोगों को नौकरी तो दिया है, लेकिन उसकी वजह से 70 लाख लोग क्या हो रहे हैं, गरीब हो गए, है कि नहीं, नहीं हो रहे हैं भाई। आपके पास क्या है, अब मान लीजिए कि उदाहरण के स्वरूप सबने जियो ले लिया है, अंबानी जी का रिलायंस का जियो सबने ले लिया। अब जियो में पहले तो फ्री मिला, अब उसका रिचार्ज बढ़ गया। अब जियो आपके पास है, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है, और आपको अगर कहीं बात करना हो, रिचार्ज ना हो, तो 400 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, भराना पड़ेगा, है ऐसा। तो कुछ ही लोगों को नौकरी दिया, वो तो रिचार्ज करा लेंगे। जहाँ जो 200 रुपये में, 100 रुपये में रिचार्ज करा के बात करता था, अब वहीं क्या करेगा, 100 रुपया अगर उसके पास है तो बात नहीं कर सकता, हो जाएगा 300 रुपया कर्ज लेगा, तब रिचार्ज कराएगा, तब बात करेगा। तो इस तरीके से भाई आदमी क्या हुआ, गरीब हुआ ना, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, उसके कारक होते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, जलवायु को निर्धारित करने वाले क्या हैं, कुछ तत्व हैं जलवायु के, तो उसको निर्धारित करने वाले कारक हैं। ठीक, लिखिए, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक। अब जलवायु किसी भी स्थान की किस प्रकार से निर्धारित होती है, तो सबसे पहले क्या है, अक्षांश, ठीक, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक, एल्टीट्यूड। ठीक, तीसरा, समुद्र से दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सी। और एक और कारक हम लिख सकते हैं, पर्वतों की दिशा, पर्वतों की दिशा, ठीक, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो ये जो कुछ कारक हैं जिनसे जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है, या यह कह लें कि इन कारकों से जलवायु क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक, इन कारकों से जलवायु प्रभावित होती है, या इन कारकों की वजह से जलवायु क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक, अब समझ लीजिए इसको, अक्षांश, लेटीट्यूड, अक्षांश से किस प्रकार से जलवायु निर्धारित होती है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक पृथ्वी बना लेते हैं, थोड़ा सा मॉडल देखते हैं। ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक ना। मान लीजिए कि पृथ्वी का एक मॉडल है, इस पे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो पड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। जो सबसे बीच वाली जो होती है 0 डिग्री अक्षांश, ये होती है भूमध्य रेखा, ठीक, 0 डिग्री अक्षांश। और हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, थोड़ी चपटी है। तो चपटे होने की वजह से अगर यहाँ पे क्या है, चपटे होने की वजह से अगर यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, सूर्य है, तो इसकी जो किरणें हैं क्या होती हैं, पहले कहाँ पहुँचेंगी, पहले यहाँ पहुँच रही हैं कि पहले यहाँ पहुँच रही हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं सबसे पहले कहाँ पहुँच रही हैं, यहाँ पहुँच रही हैं ना।
उसके बाद में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, उसी तरीके से इधर भी हैं, बाद में इधर पहुँच रही हैं। तो पृथ्वी चपटी है, तो चपटी होने की वजह से ये वाला भाग सूर्य के सबसे पहले पड़ रहा है। तो सूर्य की रोशनी या सूर्य की ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँचेगी? विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है, जो सबसे ज़्यादा सूर्य का ताप है, वो विषुवत रेखा पर पड़ रहा है। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर न होगी। तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण होगी, गर्म जलवायु होगी। तो अक्षांश, यही तो अक्षांश तो ही इसको प्रभावित किया। तो यह क्या है? निम्न अक्षांश। तो निम्न अक्षांशों पे क्या होता है? जलवायु उष्ण होती है। निम्न का मतलब क्या? कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। निम्न अक्षांश का मतलब जैसे यह 0 है, फिर 1 डिग्री अक्षांश, फिर 2 डिग्री अक्षांश, फिर इसे 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वो उच्च अक्षांश हो रहा है, और कम संख्या में है तो मतलब नंबर कम है तो निम्न अक्षांश हो रहा है। और नीचे भी वैसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, या फिर 90 डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा। तो निम्न अक्षांशों पर क्या होता है ना? क्विज वगैरह करते होंगे जब कभी हम कराते, उसमें आता है ये निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश। तो हो सकता है समझ में ना आता हो, ठीक? तो समझ लीजिए, निम्न अक्षांश का मतलब क्या? विषुवत रेखा के पास के अक्षांश। उच्च अक्षांश का मतलब क्या? जब धीरे धीरे विषुवत रेखा से दूर चले जाएंगे तो वह उच्च अक्षांश हो जाएगा। तो निम्न अक्षांश पर क्या होता है? जलवायु गर्म होती है, सूर्य की किरणें, सूर्य की एनर्जी, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अक्षांश भाग निर्धारित किया ना। अब कैसे किया समझिए। जो देश निम्न अक्षांशों में स्थित होंगे वहाँ की जलवायु क्या होगी? गर्म होगी। जैसे हम कहें कि मान लीजिए एक देश है जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और उसके ऊपर है, मतलब ठीक 70 डिग्री तक है, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो बताइए वह किस प्रकार के जलवायु में आएगा? वहाँ की जलवायु क्या होगी? गर्म होगी कि शीत होगी? वहाँ की जलवायु क्या होगी? अरे भाई कोई देश है, हम कह रहे हैं कोई देश है और 49 डिग्री से लेकर के 70-80 डिग्री तक के इस अवस्था में है, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? शीत जलवायु होगी ना, क्योंकि वह उच्च अक्षांशों में पड़ रहा है। अब इस तरीके से भी 3 प्रकार के अक्षांश आप समझ लीजिए, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश। तो जो निम्न अक्षांश है वो 1 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक मान लें। जो मध्य अक्षांश होगा वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का होगा, और जो उच्च अक्षांश होगा वो 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक का होगा। तो निम्न अक्षांश जो होंगे, निम्न अक्षांशों की जो जलवायु होगी वह क्या होगी? गर्म होगी। मध्य वालों की क्या होगी? शीतोष्ण हो जाएगी, ठीक। और उच्च अक्षांशों की जलवायु क्या होगी? शीत होगी। जैसे हम कहें कि कांगो, जायरे, रवांडा, ये सारे देश क्या हैं? वो निम्न अक्षांशों में आते हैं। तो यहाँ की जलवायु क्या होगी? गर्म जलवायु होगी ना, क्योंकि वो क्या होंगे? ये देश इसी इलाके पर पड़ेंगे, ठीक। तो अक्षांश भाई प्रभावित किया ना। अच्छा, भारत शुरू कहाँ से होता है? भारत निम्न अक्षांश में है कि उच्च अक्षांश में है? भारत की स्थिति और विस्तार कितना है अक्षांशों की अगर हम बात करेंगे तो 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक। तो भारत क्या है? निम्न अक्षांश में है, तो यहाँ की जलवायु उष्ण है ना, तो इसीलिए भारत की जलवायु क्या माना जाता है? उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु माना जाता है, ठीक। हालांकि भारत आधा उष्ण कटिबंध में है और आधा शीतोष्ण कटिबंध में है। कर्क रेखा के नीचे क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, जो दक्षिण भारत हम कहते हैं, उष्ण कटिबंध में, उसके ऊपर उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक। ये सब हम लोग समझेंगे अभी कि कटिबंध क्या होते हैं, ठीक ना। सब कुछ समझना है धीरे धीरे, पहले ये समझ लीजिए। तो ये हो गया क्या? अक्षांश, क्लियर। इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड समझ लीजिए क्या होता है। जब हम समुद्र, कोई एक समुद्र तल है, मेन सी लेवल है, भारत का समुद्र तल कहाँ से लिया जाता है? याद रखिएगा, चेन्नई से लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में कहीं कहीं की भी ऊंचाई अगर लेनी हो तो समुद्र तल कहाँ से मेजर किया गया है? चेन्नई से मेजर किया गया है,
ठीक है। जैसे हमारा अपना क्या है, गाजीपुर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 76 मीटर के आसपास है। जब आप स्टेशनों पे जाएंगे तो स्टेशनों पर जो स्टेशन का नाम लिखा होता है उसी बोर्ड के कोने में क्या लिखा होता है, यहाँ MSL लिखा होगा, मेन सी लेवल गाजीपुर देखिएगा 76 मीटर लिखा होगा। मतलब जो समुद्र तल है, ठीक ना, समुद्र की जो सतह है उससे यह धरातल 76 मीटर ऊपर है, ठीक, ऊंचा है। बात समझ में आ रही है ये चीज़। तो समुद्र तल से ऊंचाई, अब देखिए जितनी हम ऊंचाई पे रहेंगे उतना ही तापमान क्या होगा, कम होगा। पहाड़ों पर इसीलिए क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है और तापमान वहाँ का क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो बर्फबारी होती है पहाड़ों पे। तो ऊपर जाने पे तापमान कम क्यों होता है, क्योंकि जो गैसें हैं पृथ्वी की जो गैसें हैं वो सघन है धरातल पे। पृथ्वी की गैसें धरातल पे क्या है, सघन है। तो तापमान यहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, सूर्य की जो किरण आती है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ की गैसें, और जैसे जैसे हम ऊपर पड़ते हैं गैसों का घनत्व तो क्या होता रहता है, कम होता चला जाता है, तो ऊपर तापमान रहता ही नहीं है। तो इसलिए जब एल्टीट्यूड बढ़ता है, एल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, ऊंचाई होती है, तो जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो तापमान भी क्या होता है, घटता है। तो कोई जगह अगर हम कहें जैसे शिमला, ऊटी, मसूरी, ये सब क्या है, सुहावने प्रदेश वाले, सुहावनी जलवायु वाले क्या हैं, जगह हैं। तो क्यों, कारण क्या है। अब जैसे बात करें नीलगिरी की पहाड़ी पर एक क्षेत्र है जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, जैसे ऊटी वगैरह हो गया, बेलगाम हो गया, ठीक है। तो क्या है, भारत देखिए यहाँ पे है ना, भारत यहाँ से 23.5 डिग्री से क्या कर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर जो स्थान है वो नीलगिरी की पहाड़ी की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, क्या है, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर गर्मी का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो उष्णकटिबंध में ये वाला क्षेत्र, लेकिन ऊंचाई होने के कारण क्या है, उस पर कटिबंध का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऊंचा जाने पे क्या होता है, तापमान होता ही नहीं है, तापमान बहुत कम हो जाता है। इसलिए निम्न अक्षांशों में स्थित वह क्षेत्र जो ऊंचाई पर बसे होते हैं वहाँ जलवायु क्या होती है, ठंडी होती है, सुहावनी होती है, न तो ज़्यादा बहुत गर्मी पड़ती है न तो ज़्यादा बहुत ठंडी पड़ती है। तो कारण समझ में आया ये चीज़। और उसके बाद हम लोग देखेंगे समुद्र तल से दूरी। अच्छा, समुद्र से दूरी क्या होता है भाई, यह भारत है और यह पूरा समुद्र है। तो समुद्र के किनारे वाले इलाके जैसे मुंबई है, यहाँ जब ठंडी पड़ेगी ना तो आप रजाई उड़ेंगे पूरा निकाल के, ज़बरदस्त स्वेटर पहनेंगे। मुंबई में क्या होगा, मुंबई में एक चादर उड़ के सो रहे हैं, या उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पंखा चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई क्या है, समुद्र के किनारे है, ठीक। और समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, सम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक। अब होता है ऐसा क्यों है, पानी गर्म करते हैं बर्तन में तो पहले बर्तन गर्म होता है कि पानी गर्म होता है, पहले बर्तन गर्म होता है। यानी कि ठोस चीज़ जल्दी गर्म होती है और लिक्विड क्या होता है, धीरे गर्म होता है। ठंडा होने में भी वैसे ही है। तो जब धूप पड़ता है तो समुद्र उतनी जल्दी से गर्म नहीं हो पाता जितनी जल्दी की ज़मीन गर्म हो जाती है, इसलिए जो स्थल खंड है यह बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ का जो मौसम है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक, हवाएं गर्म हो जाती हैं। और समुद्र के किनारे वाले वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों को बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे क्षेत्र जो समुद्र तटीय होते हैं, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जलवायु सम होती है, ठीक। पर्वतों की दिशा, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स, हमने बताया था आपको, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अरावली ये पहाड़ी है तो अरावली के इस साइड में बारिश होती है, इस साइड में बारिश क्यों नहीं होती है, ठीक, क्योंकि अरब सागर के शाखा का मानसून इसके समानांतर पड़ जाता है, सीधा निकल जाता है, टकराएगा तब तो कहीं बारिश कराएगा, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं है। उसी तरीके से अगर यह क्या है, अगर हम बात करें यह भारत है, यह हिमालय है, तो इधर से आने वाली साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं होती हैं जो शीत ऋतु में आती हैं, हिमालय होने की वजह से भारत में नहीं आ पाती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं क्या करती, हिमालय नहीं होता तो भारत को पूरा बर्फ मतलब ठंडा ठंडा कर देती है, सब लोग सिकुड़ने लगते हैं।
तो हिमालय क्या है, पर्वतों की दिशा इसके अवरोध के रूप में हो जाता है। अच्छा, ये अभी अरावली की तरह इसे हिमालय रहता तो इधर का प्रदेश पूरा बर्फ से जम जाता। समझ गए? हाँ, देखो अंजलि खुश हो रही है कि एकदम बर्फ से जम जाता, खूब सरकते उसी पे। तो दिशा पर्वतों का क्या है, महत्वपूर्ण है ना, ठीक, किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए। तो यह रही पूरी कहानी किसकी, मौसम और जलवायु की। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, किस प्रकार से कौन सी गैसें मौजूद हैं। ठीक।